हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एग्जाम रेज की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं मैथ के टॉप 100 क्वेश्चन की वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम पे आने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये मैथ के टॉप 100 क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 की वीडियो है, तो चलिए इन क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रसायन की कक्षा में 27 विद्यार्थी हैं तथा भौतिकी की कक्षा में 22 विद्यार्थी हैं। यदि 7 विद्यार्थी दोनों रसायन एवं भौतिकी की क्लास करते हैं तो सिर्फ भौतिकी और रसायन वाले छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन पे सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिर्फ भौतिकी और रसायन वाले छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केवल भौतिकी के छात्रों को ज्ञात कर लेते हैं। केवल भौतिकी के विद्यार्थी की संख्या। तो आप सभी लोग बताएं भौतिकी के विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी। तो भौतिकी के विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 22 माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कैसे किया मैंने, इसमें क्या बोला है, भौतिकी के कक्षा में कितने विद्यार्थी रहते हैं, 22 विद्यार्थी रहते हैं। और यहाँ पे बोला है 7 विद्यार्थी दोनों रसायन एवं भौतिकी की क्लास करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, 22 में से 7 घटा दिया। तो केवल भौतिकी के छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। इसी टाइप से हम रसायन के छात्रों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे केवल रसायन के विद्यार्थियों की संख्या। तो रसायन के विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, रसायन विज्ञान में कितने छात्र हैं, यहाँ पे 27 है, तो हमने लिख दिया 27 और 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रसायन एवं भौतिकी दोनों की क्लास करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 माइनस 7 बराबर 20। ठीक है, आई रिपीट, यहाँ पे केवल रसायन के विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। और भौतिकी के केवल कितने थे, भौतिकी के थे 15। तो हमने यहाँ पे लिख दिया भौतिकी कितने छात्र हो गए, भौतिकी के 15 और रसायन के हो गए अपने 20। अब क्या ज्ञात करना है, हमें इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भौतिकी अनुपात रसायन। भौतिकी के कितने छात्र थे, 15 थे और रसायन के कितने छात्र थे, 20 थे। अब इसे आप सॉर्ट कर दीजिए। सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 5 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 या 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 को 20, यानी कि 3:4 इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक बीच वाली संख्या को ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है, 1350 है। तो हम क्या करेंगे, 1350 की बीच वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक बीच वाली संख्या। तो ठीक बीच वाली संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1350 लिखेंगे और यहाँ पे कितने पूर्णांक संख्या है, 3 है। तो हमने यहाँ क्या करिए, यहाँ पे 3 का भाग दे दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 450 आ जाएगा। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, आप सभी लोग सोचें। तो जब भी हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है तो क्या करते हैं, इसमें से एक हमेशा घटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 450 माइनस 1 बराबर 449। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या अपनी आ जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 450 प्लस 1 बराबर 451।
क्या करते हैं, जब भी सबसे छोटी संख्या बोलता है तो उसमें से -1 कर देते हैं और सबसे बड़ी संख्या में +1 कर देते हैं, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन पे हमेशा बीच वाली संख्या को सबसे पहले निकाल देते हैं। अब क्या बोला, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या। आप सभी लोग समझ सकते हैं, शॉर्ट पे मैंने लिख दिया। तो सबसे छोटी संख्या कितनी थी, सबसे छोटी संख्या थी 449 प्लस सबसे बड़ी संख्या कौन थी, 451। इन सभी को आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 900। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30-40 को ऐसे दो भागों में बांटा गया है जिसमें एक भाग दूसरे भाग का 8/11 भाग है। तो हमें सबसे छोटा भाग ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक भाग दूसरे भाग का कितना है, 8/11 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक भाग दूसरे भाग का कितना है, दूसरा भाग कितना है दूसरे भाग का, 8/11 है। तो हमने लिख दिया एक भाग दूसरे भाग का 8/11 है। इससे हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एक भाग बटे दूसरा भाग बराबर 8/11। बस पक्षांतर हमने कर दिया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक भाग अनुपात दूसरा भाग बराबर 8/11। यहाँ से हमें यह पता चला कि एक भाग और दूसरे भाग में कितने का अनुपात है, 8/11 का अनुपात है। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है, सबसे छोटा भाग। तो यहाँ पे सबसे छोटा भाग कौन सा है, पहला वाला भाग जो है तो सबसे छोटा है। तो चलिए हमें सबसे छोटा भाग को निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम छोटा भाग बराबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, किसको हमें सबसे छोटे भाग में डिवाइड करना है, 340 को। तो हमने लिख दिया 340। और छोटा भाग कितना था, छोटा भाग था 8। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन दोनों अनुपात का योग। यहाँ पे हमने अनुपात निकाला था, इसका हमें योग यहाँ पे लिखेंगे। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग 1280। 1280 किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए पे है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि छोटा भाग जो है तो 1280 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्की तथा निक्की की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:15 हो जाता है। तो निक्की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि विक्की की वर्तमान आयु, तो हमने मान लिया विक्की की वर्तमान आयु जो है तो कितनी है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट पे लिखा, आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो विक्की की वर्तमान आयु को हमने मान लिया 2x। और निक्की की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो निक्की की वर्तमान आयु होगी, निक्की की वर्तमान आयु आप सभी लोग समझ सकते हैं, मैंने शॉर्ट पे यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। आई रिपीट, विक्की की वर्तमान आयु को हमने मान लिया 2x और निक्की की वर्तमान आयु को हमने मान लिया 3x। आप सभी लोग बताएं, जब इनकी वर्तमान आयु 2x व 3x है तो 12 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 12 वर्ष बाद विक्की की आयु हो जाएगी 2x + 12 और निक्की की वर्तमान आयु हो जाए, मतलब 12 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी निक्की की, 3x + 12। ठीक है, निक्की की 12 वर्ष बाद आयु हो जाएगी 3x + 12। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, दोनों की आयु का अनुपात हो जाता है 11:15। तो बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x + 12 और यहाँ पे लिखेंगे 3x + 12 बराबर 11:15। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करा दीजिए, तिर्यक गुणा कराएंगे तो यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा और यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ करा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 × 2x + 12 और यहाँ पे लिखेंगे 11 × 3x + 12। बस आप इसे सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 30x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 और 12 का गुणा होगा आपस में तो आ जाएगा 180 और यहाँ पे आ जाएगा 33x और यहाँ पे आ जाएगा 132। तो आप
अब क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33x माइनस 30x बराबर 180 माइनस 132। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 48। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे आएगा x बराबर 48/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ गई। अब हमें क्या करना है, निक्की की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो निक्की की वर्तमान आयु को हमने क्या माना था, निक्की की वर्तमान आयु को हमने माना था 3x, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अपनी आई है अपने यहाँ पे 16 ही है। तो निक्की की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 16×3 = 48 वर्ष। कौन से ऑप्शन पे दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या पद्धति में सबसे पहली रूट संख्या कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर मैंने आपको कई बार बताया है, सो मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा, संख्या पद्धति में सबसे पहली रूट संख्या है 2। आप सोच रहे होंगे रूट संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं व 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे आप 2 में सिर्फ 2 का भाग देंगे तो चला जाएगा, और 1 का भाग देंगे तो चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे पता चला कि संख्या पद्धति में सबसे पहली रूट संख्या कौन सी है, 2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी एक भुजा की माप कितनी होगी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि घन का आयतन क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया घन का आयतन। घन का आयतन क्वेश्चन पे कितना दिया है, 512 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो आप सभी लोग बताएं घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन रहता है a की पावर क्यूब, यानी कि भुजा की पावर क्यूब रहती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 512। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 512। तो बताइए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी पे दिया है। यानी कि घन की एक भुजा की माप कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक शंकु दिया है, ठीक है, शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। जैसे कि यहाँ पे शंकु का आधार क्या है, इस टाइप को शंकु का आधार है। तो हमें बताना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। यह किसकी तरह नज़र आता है, एक वृत्त की तरह, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और यहाँ पे हमें त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई 7 सेंटीमीटर। बस वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और यहाँ पे पाई तो दिया ही है। तो कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना रहेगा, 49 पाई। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग को वह फार्मूला याद होगा। तो फार्मूला क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिस पे यहाँ पे गुना वगैरह लिखा रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला रहता है। फार्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे क्या बोला, समय बोला है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया समय बराबर गुना -1 इंटू 100/दर, ठीक है। यदि यहाँ पे कितने दर में बोल देता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दर आ जाता है, और यहाँ पे कितना आ जाता है, समय आ जाता है। बस इतना अंतर रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है, समय याद करना है। और यहाँ पे कितना गुना बोल रहा है, 2 गुना होता है। तो बस इस क्वेश्चन पे आप फॉर्मूले पे आप वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, समय बराबर 2 - 1 इंटू 100, और दर कितनी यहाँ पे दी है, 3% दी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा समय बराबर 1 इंटू 100, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 100/3। तो यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर 100/3। तो 100 में जब 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि 33 सही 1/3 वर्ष में कोई धन अपने आप का कितने गुना हो जाएगा,
2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। फॉर्मूला आपको मैं फिर से बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या रहेगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे लिख देते हैं समय या फिर दर, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गुना -1 इंटू 100 और यहाँ पे हमने लिख दिया दर या समय। अपने हिसाब से लिखना है जैसे क्वेश्चन पे पूछता है, ठीक है। मेन शर्त यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने गुना बोल रहे हैं, बस इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा अप स्ट्रीम में तैर सकता है, तो स्थिर जल में उसकी गति बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला, स्थिर जल में उसकी गति, तो हमने लिख दिया स्थिर जल में गति बराबर, स्थिर जल में गति बराबर डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। स्थिर जल में गति क्या होगी, स्थिर जल में गति होगी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। यहाँ पे लिखेंगे स्थिर जल में गति, तो यहाँ पे लिख दिया हमने स्थिर जल में गति बराबर डाउन स्ट्रीम कितनी है 6 किलोमीटर पर घंटा, अप स्ट्रीम कितनी है 2 किलोमीटर पर घंटा बटे 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 बटे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा स्थिर जल में उसकी गति कहलाएगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है स्थिर जल में गति के लिए, तो क्या करते हैं डाउन स्ट्रीम से हमेशा अप स्ट्रीम को घटा देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं, इसका आंसर आ जाता है। कौन से ऑप्शन पे लिखा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिनों में 7 जाले बनाती हैं तो एक मकड़ी एक जाला बनाने में कितना दिन लेगी। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व करिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा 7 दिन। कैसे आएगा, यहाँ पे लिख दिया हमने मकड़ी दिन और यहाँ पे हमने लिख दिया जाले। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बनाएगी, तो हमने मान लिया x जाले बनाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं विलोम अनुपात का नियम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x बटे 7 बराबर 7 बटे 1 इंटू 1 बटे 7। हमने यहाँ पे क्या लगाया था विलोम अनुपात का नियम, तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा x बटे 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक मकड़ी एक जाला बनाने में कितने दिन का समय लेगी, 1 दिन का समय लेगी। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।